नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुम्बर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और बड़ी और अहम खबरों के साथ खबरों के सफर की शुरुआत। तो सबसे पहले खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां मेस का खाना बनाने के दौरान 3 सिलेंडर फटने से बड़ा धमाका हुआ है। सिलेंडर फटने से लगी भीषणाग धमाके की लाइव वीडियो की आवाज सुनने से आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। सिलेंडर फटने के दौरान अफरा तफरी मची, मेस में भीषणाग लगी। तो टोल कर्मचारियों का बनता है इस मेस में खाना। गैस सिलेंडर फटने से आसपास के लोगों में मची भगदड़। दादरी पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो दादरी थाना क्षेत्र के वीआईपी चौकी के पास की घटना, आसपास के मकानों को भी कराया गया खाली। ग्रेटर नोएडा से आग की भयंकर तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सिलेंडर फटने से मेस में लगी भीषण आग। तो एक के बाद एक 3 सिलेंडर में धमाका हुआ, जिससे आसपास के इलाकों में भी अफरा तफरी मच गई। वहां भगदड़ हुई और आसपास के इलाकों को भी खाली कराया गया। तो मेस में खाना बनाते समय भीषण आग, एक के बाद एक 3 सिलेंडरों में हुआ धमाका। उधर जौनपुर से कोचे की दुकान के चयन को लेकर हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। देखा जा सकता है कि लोग किस कदर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका आरोप है कि नोडल अधिकारी ने धांधली की है। हंगामा इस कदर बढ़ा कि मौके पर फोर्स को तैनात किया गया, लेकिन फिर भी लोग हंगामा करते नजर आए। मामला सुरेरी थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव का है, जहां कोचे की दुकान के चयन के लिए तीसरी बार खुली बैठक हो रही थी और इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस की मौजूदगी में हंगामा हुआ। वहीं कानपुर के मूलगंज थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के मामले में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। थाना मूलगंज प्रभारी प्रदीप कुमार समेत 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दें कि मूलगंज थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। भाजपा नेताओं का आरोप था कि थाना अध्यक्ष ने भाजपा मंडल अध्यक्ष को पीटा, जिसके बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक हम थाने में से नहीं जाएंगे। इधर बदायूं जिले में सपा नेता सर्वेश यादव को की 2 करोड़ 45 लाख की चल और अचल संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर दी। कुर्की की कार्रवाई बिलसी तहसील प्रशासन ने की। तो पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें 19 नवंबर 2017 को हुई अंकुर चौहान के नाम से एक व्यक्ति की हत्या में, जिसमें सपा नेता सर्वेश यादव, धीरू यादव, प्रेम सिंह का नाम शामिल था और इसी के चलते सर्वेश यादव पर अंकुर की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे लोगों की संपत्ति जिला प्रशासन के निर्देश पर कुर्की की जा रही है। इसी के चलते सपा नेता सर्वेश यादव की भी चल और अचल संपत्ति तहसील बिलसी बैन गांव और सदर तहसील के आवास विकास में थी, जिसको सील कर कुर्क किया गया। वहीं प्रदेश में माफियाओं और गुंडों के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान जारी है। हिस्ट्री शीटर अमरपाल उर्फ कालू पर शिकंजा कसा है, जिसके मकान को कुर्क किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस की तैनाती रही। अमरपाल पर आरोप है कि उसने अवैध ढंग से धन अर्जित कर लाखों रुपए की लागत से इस मकान को बनवाया था। अमरपाल बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के लुहारा गांव का रहने वाला शातिर अपराधी है। उस पर हत्या का प्रयास, धमकी समेत तमाम धाराओं में 34 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक अमरपाल मेहबान गिरोह का सक्रिय सदस्य है और गैंगस्टर अधिनियम में उसकी संपत्ति कुर्क की गई। एक अपराधी व्यक्ति है अमरपाल उर्फ कालू, आज 14/1 गैंगस्टर अधिनियम में उसकी संपत्ति कुर्क की गई है। उसके मकान के जो आंकलन 6.5 लाख रुपए था, जो उसने अपराध से अर्जित किया हुआ था, और 14/1 में उसकी ये कुर्की की गई है। इसके ऊपर, इस अपराधी के ऊपर 34 जघन्य हत्या, लूट, गैंगस्टर इत्यादि के मुकदमे हैं और ये गैंगस्टर में ये कुर्की की गई है। उधर लखनऊ में रोहतास बिल्डर वाले पीयूष रस्तोगी के घर कुर्की की कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद रही। पीयूष रस्तोगी रोहतास कंपनी के सीएमडी परेश रस्तोगी का भाई है। आखिर क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट।
कहते हैं कि समय सबसे बलवान होता है। कल तक ये लोगों के लिए आशियाना बनाते थे और बहुतों को आशियाना देने का सपना दिखाते थे, लेकिन नीयत बिगड़ी तो समय ने ऐसी करवट ली कि इनका अपना ही आशियाना उजड़ गया, या कहें तो उजाड़ दिया गया। जी हाँ, ये रोहतास बिल्डर वालों का आलिशान आशियाना है, जो कुछ पल पहले तक बेशकीमती सामानों से सजा हुआ था, लेकिन आज ये उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पुलिस के पहरे में सब कुछ जब्त किया जा रहा है, और क्यों नहीं, आखिर इन पर संगीन आरोप जो है। इन्होंने लोगों के भरोसे को तोड़ा है, लोगों को आशियाना देने का सपना दिखाकर उनसे करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। रोहतास बिल्डर वाले पीयूष रस्तोगी के घर कुर्की, लखनऊ स्थित आलिशान घर पर कुर्की, जमीन और फ्लैट के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी का आरोप। ये लखनऊ का वो पॉश इलाका है जहां रोहतास बिल्डर के मालिकों का घर है। ये बिल्डिंग कृषि भवन के पास है। तस्वीरों में पीयूष रस्तोगी के घर कुर्की की कार्रवाई देखी जा सकती है। मौके पर हजरतगंज एसीपी समेत बड़ी संख्या में फोर्स भी मौजूद है। मुकदमा अपराध संख्या 284/19 जो थाना हजरतगंज पे पंजीकृत है। यह एक गैंगस्टर का अभियोग है और इस अभियोग में माननीय सक्षम कोर्ट से इनके 3 व्यक्तियों के विरुद्ध, परेश, पीयूष और पंकज रस्तोगी के विरुद्ध कोर्ट के द्वारा 83, जिसको कि आप कुर्की कहते हैं, उसका आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में हम यहाँ आए हैं। हम कोर्ट के आदेश को एग्जीक्यूट करने आए हैं। दरअसल लखनऊ के कई थानों में पीयूष रस्तोगी, परेश रस्तोगी समेत उसके दूसरे सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन ये इन मामलों में कोर्ट में पेश नहीं हुए और लगातार फरार चल रहे हैं। जिसके बाद पहले इनके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा हुआ और फिर अब ये कार्रवाई की गई। बहरहाल इन पर लखनऊ और गोरखपुर में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई। ऐसे में ये तो तय है कि आने वाले वक्त में इनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब नजर प्रयागराज की एक अहम खबर पर। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स के एक से दूसरे जिले में तबादले का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुनाया। बच्चे की बीमारी के आधार पर महिला टीचर्स को मिल सकता है तबादले का लाभ। बच्चे के लिए मां की देखभाल जरूरी, तो एक से दूसरे जिले में हो सकता है ट्रांसफर। अभी तक सिर्फ पति या पत्नी की बीमारी के आधार पर ही टीचर्स को मिलती थी तबादले में वरीयता। प्रयागराज की महिला टीचर सईदा रुखसार की अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। जस्टिस अजय भनोट की सिंगल बेंच पर हुई मामले की सुनवाई। अर्जी दाखिल करने वाली महिला टीचर का 5 साल का बेटा अस्थमा से है पीड़ित। पति लखनऊ में बिजली विभाग में इंजीनियर। तो हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को 1 महीने में ट्रांसफर कर नए सिरे से फैसला लेने को कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। वहीं पिछले 11 महीने से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्र अब स्कूल जाकर गुरुजी से रूबरू होकर सवाल कर सकेंगे, क्योंकि योगी सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोलने का रास्ता साफ कर दिया है। स्कूल 2 चरणों में खुलेंगे, लेकिन बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं ये अभिभावक तय करेंगे। वहीं कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 9 फरवरी से पहले की तरह चलेगी। कोरोना के चलते करीब 11 महीनों तक बंद रहे कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलने जा रहे हैं। सूबे की योगी सरकार ने स्कूल खोलने का रास्ता साफ कर दिया है कि स्कूल प्रबंधन लगातार सरकार से स्कूलों को खोले जाने की मांग कर रहे थे। अब कक्षा 1 से 8 तक की स्कूलों को 2 चरणों में खोला जाएगा। पहले चरण में 10 फरवरी से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के स्कूल खुलेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में 1 मार्च से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खुलेंगे। लेकिन स्कूल शुरू करने से पहले यूपी सरकार ने स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक सभी स्कूलों को मास्क, थर्मल स्कैनर, स्वच्छता और छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं ये अभिभावक तय करेंगे। मतलब स्कूल बच्चों पर दबाव नहीं बना पाएंगे और न ही अटेंडेंस के नाम पर बच्चों को परेशान करेंगे। बिल्कुल, जो निर्देश जारी हो रहे हैं स्कूल खोलने के, उसमें अनिवार्य रूप से
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के और समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में जो भी प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं उन सब का पालन किया जाए, ऐसा निर्देश जारी किया जा रहा है। वहीं छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कई स्कूल कक्षाओं को स्मार्ट क्लास के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अकेले लखनऊ के 100 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगेंगी। मतलब पिछले 11 महीने से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्र अब कक्षा में गुरुजी से रूबरू होकर सवाल करेंगे, जबकि कक्षा 9 से 12 के स्कूलों का संचालन पिछले साल 19 अक्टूबर को ही शुरू हो चुका है और अब कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल शुरू होने के बाद शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर लौट आएगी। लगभग 11 महीने के बाद प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से फिर से शुरू हो जाएंगे। वहीं कक्षा 1 से 5 तक का संचालन 1 मार्च से शुरू किया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी जगह कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाना चाहिए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं मथुरा में वृंदावन कुंभ से पहले वैष्णव बैठक को लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वृंदावन कुंभ स्थल पहुंच गए और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि 10 फरवरी तक पूरी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त कर ली जाएं, क्योंकि 14 फरवरी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखने के लिए आने वाले। वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक 16 फरवरी से शुरू होने वाली है और ये 25 मार्च तक चलेगी। तैयारियों की समीक्षा करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले 14 फरवरी को वृंदावन आ रहे हैं। कुंभ संत बैठक में 20,000 के करीब साधु संतों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कुंभ में संतों की बैठक में कोविड-19 के नियमों की पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। और अब बात फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की उस तस्वीर की जिसने साधु संतों को नाराज कर दिया है। प्रयागराज में राजपाल यादव की पक्षियों को दाना खिलाने की वीडियो सामने आया है, जिसमें वो साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाते नजर आ रहे हैं, जबकि बर्ड फ्लू के चलते प्रशासन ने पक्षियों को दाना खिलाने पर रोक लगा रखी है। और अब साधु संत कह रहे हैं कि क्या राजपाल यादव खुद कानून से ऊपर है। ये चेहरा आप अच्छे से पहचानते होंगे। रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ में भी ये चेहरा काफी लोकप्रिय है। लेकिन राजपाल यादव की इस तस्वीर ने विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें वो साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बर्ड फ्लू के बीच पक्षियों को दाना खिलाने को लेकर राजपाल यादव सवालों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू के चलते पक्षियों को दाना खिलाने पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। नियम तोड़ने पर जेल की हवा खाने तक का प्रावधान है। लेकिन अभिनेता ने इन नियमों को हवा में उड़ा दिया और वहां मौजूद सरकारी नुमाइंदों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और न ही मिला प्रशासन ने राजपाल यादव पर कोई कार्रवाई की। लेकिन संत महात्मा राजपाल यादव की इस तस्वीर के बाद गुस्से में है। पूरे मेले में दोनों स्नान फ्लॉप हो गए और स्थिति रहेगी तो मौनी अमावस्या को भी यही होगा, क्योंकि प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है। उनको लगता है केवल यही जो बड़े लोग हैं यही पूरे मेले की शौक है। ऐसा नहीं है। अगर कलमासी चलेगा यहाँ से, यहाँ विश्व मेले का क्या होगा, इसका संदेश पूरे विश्व में क्या जाएगा, एक चिंता शायद शासन प्रशासन के लोगों को नहीं है। इसीलिए तो हीरो के लिए, नेता के लिए या ताकतवर लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। गरीब लोगों के लिए सारे कानून है, सारी व्यवस्था है, सारे कानून है। चालान होते हैं, लोग जेल जाते हैं, परेशान होते हैं। उनके लिए अगर एक बार मुकदमा लिखते तो लगता कानून सबके लिए है। सबको कोरोना महामारी के लिए, इन पक्षियों से फैलने वाली बीमारियों के भय के लिए रोका गया है। क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? सवाल इसलिए भी बड़ा है कि ये पक्षियों को दाना खिलाने का पहला मामला नहीं है। इससे पहले वाराणसी में क्रिकेटर शिखर धवन की साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाने की तस्वीर को लेकर काफी विवाद हुआ था। तब शिखर धवन की गलती की सजा नाविक को अपना लाइसेंस रद्द कराकर चुकानी पड़ी थी, जबकि कानून सबके लिए बराबर है। कोई कानून से ऊपर नहीं है, फिर चाहे राजपाल यादव हो या फिर शिखर धवन। शिखर धवन हो या राजपाल यादव, कानून की नजर में ये भी साधारण इंसान ही है, लेकिन इसके बावजूद ये सितारे अक्सर कानून तोड़ते और उससे खिलवाड़ करते नजर आते हैं। और जिन लोगों पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी है
वो इन्हें रोकने के बजाय चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहते हैं। शायद यही वजह है कि राजपाल यादव के खिलाफ अब माघ मेले में आए साधु संत और श्रद्धालु कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और अब बात यूपी सरकार के बजट की। इस बार पूरे प्रदेश की नजर सूबे में पेश होने वाले बजट पर होगी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये योगी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि बजट न सिर्फ पहले के मुकाबले बड़ा होगा, बल्कि इसमें हर एक तबके का ख्याल भी रखा जाएगा। कैसा होगा बजट, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 18 फरवरी से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। इस बार योगी सरकार की तैयारी प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की है। जानकारी के मुताबिक इस बार बजट 5,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बजट केंद्रीय बजट की तरह पेपरलेस होगा, जिसके लिए सभी विधायकों को आईपैड खरीदने के लिए चिट्ठी लिखी जा चुकी है। जब हम पेपरलेस की बात करते हैं तो सभी विधायकों के पास कम से कम टैबलेट तो होनी चाहिए, तो इसके लिए व्यवस्था की गई। विधायक अपनी सैलरी से खरीदेंगे या जो उनको निधि मिलती है उससे खरीदेंगे? विधायकों को सरकार देगी। वहीं इस बजट में योगी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस किसानों और महिलाओं पर होगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये योगी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। सरकार ने पिछले साल जो बजट पेश किया था वो 5,12,000 करोड़ का था, और इस बार इस बजट का बजट पहले से बढ़कर 5.5 लाख करोड़ के होने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट की तारीख 17-18 तारीख से प्रारंभ है। अच्छा, और बजट की तारीख हम आपको बताएंगे। छुएगा क्या? बड़ा तो होगा, लेकिन कितना होगा ये कहना अभी मुश्किल है। आपको बता दें कि जनवरी महीने में बीते साल के मुकाबले यूपी सरकार का राजस्व बढ़ा है, और ये तब हुआ जब कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था की रफ्तार पूरी तरह से थम गई थी। लेकिन अनलॉक की शुरुआत के साथ ही अगस्त महीने से यूपी सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होनी जो शुरू हुई, तो वो नए साल के पहले महीने जनवरी में भी जारी रही, जिसका लेखा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जनवरी महीने में पेश किया था। जिसके मुताबिक यूपी सरकार को 12,717 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि पिछले साल 9,921 करोड़ का ही राजस्व प्राप्त हुआ था। जनवरी में सरकार को 2,796 करोड़ का राजस्व मिला है। वहीं जीएसटी से जनवरी महीने में यूपी को 4,291 करोड़ का राजस्व मिला है, जबकि जनवरी 2020 में जीएसटी से 4,166 करोड़ का राजस्व मिला था। अब इस बढ़े हुए रेवेन्यू का असर इस बार बजट में देखने को मिलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बजट में पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर भी काफ़ी पैसा दिया जा सकता है। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय को भी अच्छा खासा बजट अलॉट किया जा सकता है। वहीं युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन पर भी एक बड़ा अमाउंट इस बजट में दिया जा सकता है। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। जाति सूचक शब्द लिखी गाड़ियों के खिलाफ कुछ दिन पहले यूपी में एक अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। लेकिन इस अभियान में रसूखदार ही पलीता लगाते दिख रहे हैं। ऐसा ही मामला पीलीभीत से सामने आया, जहां भाजपा विधायक किशन लाल राजपूत अपनी गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखवाकर खुलेआम घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, विधायक जी ने ट्रैफिक नियमों को दरकिनार करते हुए अपनी गाड़ी पर बम्पर भी लगवा रखा है। तो इस मामले की शिकायत करने पर पीलीभीत के एआरटीओ ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। शुक्रवार की शाम सहारनपुर में हुए रेल हादसे में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी कोयला लेकर मुरादाबाद से अंबाला की तरफ जा रही थी और तभी सहारनपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी, जिसके चलते करीब 500 मीटर तक रेलवे ट्रैक उखड़ गया। मालगाड़ी के पटरी से उतरने की वजह से स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही कई घंटे तक बाधित रही। हालांकि मौके पर पहुंचे रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। वहीं बस्ती में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए जा रहे 10,100 घरों का निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। बस्ती के डीएम ने भूमि पूजन के बाद निर्माण के लिए नींव रखी।
पीएम आवास योजना के तहत बस्ती में कुल 23,550 आवास बनाए जाने हैं, जिसमें 13,450 घरों के निर्माण का काम पहले से जारी है और शुक्रवार से 10,100 घरों का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है, जिससे 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गरीबों को मिलने वाले इन घरों में उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन भी दिया जाएगा। पीलीभीत के एक थाना परिसर में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां एक महिला अचानक डांस करने लगी। बताया जा रहा है महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन यहां हैरानी की बात यह रही कि महिला डांस करती रही और थाने में मौजूद पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहे। यह घटना थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने सीओ को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। अब खबर देवभूमि उत्तराखंड से। औली में बर्फबारी के बाद स्वर्ग से भी सुंदर नजारा देखने को मिला। बर्फबारी ऐसी हुई कि हर तरफ बर्फ की चादर बिछी नजर आई, बर्फ ही बर्फ नजर आई और ऐसा लग रहा है मानो देवभूमि में स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। तो औली में भी अब पर्यटक रुक कर रहे हैं, इस बर्फबारी में मजा ले रहे हैं पर्यटक। शानदार नजारा औली का है, जहां बर्फबारी हुई है और फरवरी में बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटक भी वहां पर पहुंच रहे हैं। पौड़ी में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी ऐसी हुई कि पहाड़ों में मानो बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली हो। बर्फबारी के बाद पारा गिर गया है, जिससे ठंड भी बढ़ गई है। इस साल ये दूसरी बर्फबारी है। फरवरी महीने में बर्फबारी होने से स्थानीय पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। और इसी के साथ खबरों की रफ्तार में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी सुबह।